am going to represent the chapter number 7 of language and nations. In this chapter, I am going to discuss the brief terminologies and then the examples of different countries and how languages evolve and the problems faced by minor languages and what the government do and what other governments can do and how the lost autonomy of the language can be regained. सबसे पहले ये टर्म्स बहुत यूज होनी है, मोनोलिंगुअलिज्म, बायलिंगुअलिज्म एंड मल्टीलिंगुअलिज्म। तो इनका कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। Monolingualism is the ability to use only one language, whereas bilingualism is the ability to use two languages with fluency. And multilingual is the one person who knows more than two languages with fluency. He is called monolingual or polyglot. सबसे पहले इसने कंपाला की एग्जांपल दी हुई है युगांडा में। वहां पे बहुत सारे लोग बायलिंगुअल थे या मल्टीलिंगुअल थे। इसकी रीजन कहीं जगह पे तो ये दी जा रही है कि वहां पे उनके बायलिंगुअल होने की वजह ये थी कि वहां पे एक लैंग्वेज से ज्यादा फ्लुएंसी के साथ बोली जाती थी, कि सोसाइटी उधर की मल्टीलिंगुअल थी। अब यहाँ पे डिबेट ये आ जाती है कि इंडिविजुअल बायलिंगुअलिज्म ज्यादा मैटर करता है या वो सोसाइटल या नेशन के मल्टीलिंगुअल होने की वजह से करता है। इसकी मेन रीजन ये है, individual multilingualism is although very much more widespread in average English speaker, ये इसका कोई यानी उन्होंने कहा है कि इंडिविजुअल बाइलिंगुअलिज्म एग्जिस्ट इतना करता है कि हम जो एवरेज इंग्लिश स्पीकर्स हैं हमें उसका अंदाजा ही नहीं है, मोर देन वी माइट सस्पेक्ट। लेकिन ये कि यूनिवर्सल नहीं होता। तो काफ़ी लोग बाइलिंगुअल होते हैं मगर एक ही तरह की यूनिफॉर्म तरीके से वो बाइलिंगुअल नहीं होते कि हम कहें कि जी सभी इस लेवल के बाइलिंगुअल हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी इसमें आ जाते हैं, ये कहने का मतलब है। societal multilingualism is a widespread phenomena on a world scale. Multilingual situation that obtains in Uganda is a rule rather than exception. The majority of the nations states of the world has more than one language spoken indigenously within the frontiers. इसका मतलब ये है कि जो सोसाइटी में मल्टीलिंगुअलिज्म प्रिवेल करता है उसका रीजन ये नहीं है कि वहाँ पे लोगों को मल्टीपल लैंग्वेजेस आती हैं। कई दफा एक वहाँ की नेशन की अपनी लैंग्वेज और होती है और वहाँ पे मेजॉरिटी की लैंग्वेज और होती है, तो उनको वहाँ पे सोसाइटी मल्टीलिंगुअलिज्म प्रिवेल करता है। इसमें एग्जांपल्स दी हुई हैं कैमरून और पापुआ और न्यू जेनेवा की। वहाँ पे बहुत सारे लोग मल्टीलिंगुअल थे। अब यहाँ पे यूरोप को मोनोलिंगुअल कंसीडर किया जाता है। मोस्टली यही सोचा जाता है कि यूरोप में सिर्फ एक इंग्लिश आती हो या जर्मन, या लेकिन वहाँ पे जर्मन, फ्रेंच, हर तरह की लैंग्वेज यूज होती है। तो हम ये कह सकते हैं मल्टीलिंगुअल नेशंस एग्जिस्ट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड वेरी एग्जांपल्स कैन बी साइटेड। डिफिकल्टीज सिर्फ तब आती है जब वहाँ एक नेशन में सिर्फ मोनोलिंगुअल लोग हों और वो नेशन बहुत बड़ा हो, और इसके बहुत कम केसेस मिलते हैं। लेकिन कंसीडर मोस्टली कंट्रीज में ये किया जाता है कि वो मोनोलिंगुअल है। इसकी रीजन क्या होगी? इसकी रीजन यही है कि मैम मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, सुन रहे हैं। मैंने म्यूट किया हुआ ना, इसलिए आपको लग रहा है कोई नहीं सुन रहा। आ रही है आवाज। Nearly all European countries contain indigenous linguistic minorities, group of speakers who have a variety of नेटिव लैंग्वेजेस अदर देन ऑफिशियल डोमिनेंट एज मेजर। इसमें यही बात कहना चाह रहा है कि एक नेशन के पास जब
जैसे यूरोपियन नेशन की में बहुत सारे दूसरी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज रहती थी, जैसे फ्रेंच, जर्मन वगैरह। तो वहाँ पे स्पीकर्स जो थे उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ-साथ दूसरी भी लैंग्वेजेस थी, जो कि ऑफिशियल का स्टेटस प्रिवेल कर गई थी। इसमें आगे बहुत इन डिटेल कई लैंग्वेजेस डिस्कस भी करनी है अभी। इसमें एक एक्सेप्शन केस दिया हुआ है आइसलैंड का, जहाँ पे 100% पॉपुलेशन जो थी सिर्फ वो मोनोलिंगुअल ही थी, और ये एज अ नॉर्म नहीं है, एक्सेप्शनल केस है। In some cases where the minorities are relatively large, the nation states usually has more than one official language. Examples are Belgium, जहाँ पे डच और फ्लेमिश बोली जाती हैं, दोनों लैंग्वेजेस, और फ्रेंच भी बोली जाती है। और इसी तरह स्विट्जरलैंड में भी यही हिसाब है कि जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और रोमांसिक सारी लैंग्वेजेस वहाँ पे माइनॉरिटी लैंग्वेजेस हैं that has official status. Same goes for Finland, where Finnish and Swedish both are having an official status. ये स्लाइड्स आपने अच्छी बनाई हुई हैं, पहले वाली भी अभी भी स्लाइड्स अच्छी हैं। Thank you, ma'am. Bil- Bilingualism as an outcome of minority language. Where the minority is smaller or less influential, the minority language or the languages are unlikely to have an official status, and their speakers often out sheer practical necessity will need to be bilingual. This was the reason that why Europe is outly considered as monolingual. The overwhelming majority of French citizens can speak French even though it is a second language for them. इसमें ये बात बता रहा है कि यूरोप के बायलिंगुअल कंसिडर किया जाने की यही वजह थी कि वहाँ पे जो माइनॉरिटीज थी उनकी लैंग्वेजेस लेस इन्फ्लुएंस भी थी, और और उनका ऑफिशियल स्टेटस भी नहीं था। वहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस माइनॉरिटी लैंग्वेजेस कंसिडर होती थी। अब यूके का आप लोगों को क्या लगता है, बायलिंगुअल है या मोनोलिंगुअल है? बायलिंगुअल एग्जैक्टली। यूके भी कंसीडर मोस्टली मोनोलिंगुअल किया जाता है। उसकी अपीयरेंस से, जैसे कोई बाहर से हम यहाँ से भी अगर किसी ने जाना तो वो यही कंसीडर करेगा कि मुझे बस इंग्लिश ही आती हो, लेकिन ये अपीयरेंस वहाँ की सही नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश आती हो तो आपका काम चल जाएगा। वहाँ पे और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस आपको थोड़ी बहुत तो अंदाजा होना चाहिए, बोलनी आनी चाहिए। It is true that England has not only an indigenous linguistic minority, since Cornish became existence in the 18th century. There are a group of speakers of many languages in a number of places around the world living in the country. इसी तरह से अगर हम देखें तो सब कॉन्टिनेंट में पंजाबी और बंगाली का भी यही हिसाब था कि वहाँ पे नॉर्थ इंडिया में दो दो लैंग्वेजेस एट अ टाइम यूज हो रही थी। यूके में वेलिश was the first language. About 1/5 of the population use in Wales, whereas in Scots Gaelic is spoken natively by about 70,000 people, largely in the West Highlands and Hebridean Islands of the Scotland. ये भी माइनॉरिटी लैंग्वेजेस थी वहाँ पे, और इनकी ये अमाउंट देख लें कि इतनी ज्यादा थी। ये कुछ और माइनॉरिटी लैंग्वेजेस हैं जो कि यूरोप में बोली जाती थी। और इसमें यिडिश और रोमानी जो है जिप्सीज की वहाँ की लैंग्वेज, ये बहुत ज्यादा कंसिडर की जाती है। नियरली ऑल यूरोपियन नेशंस आर मल्टीलिंगुअल,
और रोमानियन जो थी वो 20 और मिलियन पॉपुलेशन में सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप था, उसमें बोली जाती थी. At least 14 other languages are spoken in the country natively. Romani Gypsies constitute the largest minority with at least 10% of the population, while the other large minorities are Hungarian Germans, Jews that speak Yiddish in some cases. यही कुछ जो रोमानी लैंग्वेज थी वो एज अ मोस्ट माइनॉरिटी लैंग्वेज यूज होती थी, जबकि ये दूसरी अदर लैंग्वेजेस जो थी वो भी यूज होती थी लेकिन माइनॉरिटी. मल्टीलिंगुअलिज्म एंड इट्स प्रॉब्लम्स. Multilingualism brings problems for the governments and individuals as well, especially for the members of the linguistic minorities, unlike the members of the majority group. People, the problem the people mostly face is the proficiency in at least two languages. They have to acquire both languages before they can function fully as a national community in which they live. One of the biggest problem they face is in the educational institutes. ये बात है कि अगर कोई यहाँ वहाँ पे प्रोफिशिएंट होना चाहता है तो उसको दो लैंग्वेजेस कम से कम आनी चाहिए जो वहाँ पे यूज हो रही है, ताकि वो उस कम्युनिटी में एफिशिएंटली बात कर सके. अब इसका एजुकेशनल बैकग्राउंड में ज्यादा प्रॉब्लम्स करता था. अगर तो वहाँ पे मेजोरिटी लैंग्वेज वो माइनॉरिटी लैंग्वेज यूज हो रही है तो वहाँ पे इतना इशू नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पे जैसे फ्रिजियन बच्चों को डच भी सिखाई जाती थी और साथ स्वीडिश भी आती थी उन्हें, तो वहाँ पे उनके लिए मल्टीलिंगुअल होना की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था. सही जी. This approach has been adopted in many parts of the Wales as well as in Norway and other places. It aims its aims are the children should acquire an ability to read, write, and speak both their native languages and the majority language. And the next, if the minority child may face very considerable difficulty if the problem is, अगर तो बच्चों को एक्सट्रीम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी वहाँ पे माइनॉरिटी की वो लैंग्वेज एज अ मेजोरिटी प्रिवेल नहीं कर रही. इसमें एग्जांपल ये यूं दी हुई है कि जैसे वेलिश में वेल्स और गैलिक में स्कॉटलैंड में एक ही टाइम पे वो दोनों एट वन वहाँ पे लॉ था कि गैलिक को स्पीकिंग कंसीडर इलीगल की गई थी, और इसी तरह जैसे टर्किश में गवर्नमेंट ने भी वहाँ पे कुर्दिश को इलीगल एट अ टाइम प्रिवेल कर दिया था कि वहाँ पे स्टूडेंट्स को माइनॉरिटी लैंग्वेज बोलना कौन डिस्करेज किया जाता था कि वहाँ पे वो लैंग्वेज कम बोली जाती थी और इसकी वजह से स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती थी. The effects of the attempted imposition of an alien national language such as Kurdish may be serious. Alien language hypothetical language कहा जाता है. The attempted replacement of one language by another initiates an effort to obliterate a whole country cultures. It may be indicative of illogical ethnic attitudes. The Welsh are inferior to the English, and the Kurds do not exist. It can be
very serious impair the educational progress of children who have to learn new language before they can understand what the teacher is saying, and let alone the read and write. सेम यही अप्रोच यूएस में भी हुई थी. वहां पे broader social attitudes to the minority language went through it. वहां पे सिर्फ इसी तरह से हुआ था कि वहां पे भी कंसिडर ये किया जाता, इंग्लिश ओनली एटीट्यूड कंसिडर किया जा रहा था. जी मुझे ये आवाज नहीं आ रही. नहीं, हमें भी नहीं आ रही. ठीक है, चलें वो देख लेती है. जी ज़ैनब, आर यू कंटिन्यूइंग?